देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहे जाने वाले डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपने 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम हेतु देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश प्रभारी अनिल शर्मा ने उनका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम इतना विशाल था कि खुद संजय कुमार निषाद भी इससे गदगद नजर आए। इसके बाद उत्तराखंड कार्यकारिणी द्वारा देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजय निषाद उपलब्ध रहे। वह पार्टी के क्रियाकलापों की जानकारी मीडिया को दी, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इसी दौरान उन्होंने चुनाव से पूर्व बागी बने कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों भी लिया व भविष्य में ऐसा कुछ न करने की नसीहत भी दी। साथ ही बताया कि पूर्व में चुने गए प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चुनाव से पूर्व में की गई गलती के कारण पार्टी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता था, मगर ऐन मौके पर पार्टी के लिए खड़े हुए अनिल शर्मा उनके बड़े काम आए और उन्होंने उनके नाम नियुक्ति पत्र जारी करते हुए भाजपा को भरोसे में लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही घटक दल हैं, किसी और अन्य दल के लिए सहयोग जुटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी के चलते डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश प्रभारी अनिल शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत भी किया। इसी के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने व पार्टी गाइडलाइन पर चलने हेतु दिशा निर्देशित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर संजय निषाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे व उनसे शिष्टाचार भेंट भी की। आज 14 मई को डॉक्टर संजय निषाद बाबा केदार के दर्शन हेतु केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय निषाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि देश में मानव हित में, समाज हित में जो भी नीतियां होती हैं उसको लागू करते हैं और नीतियों में अगर कोई बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव भी करते हैं। आपने देखा होगा धारा 370 70 साल में ख़त्म, जो भारतीय जनता पार्टी वो कहती है वो ज़रूर करके दिखाती है, और चाहे भले देर हो जाए। धारा 370 ख़त्म करने में 70 साल लगा, लेकिन आज ख़त्म हो गया। आज अमन चमन से पूरे देश के लोग, आज के दिन में पूरे देश के लोग यहाँ आप एक साथ रह रहे हैं, न कोई दंगा न फसाद है। बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को सबके दरवाजे तक पहुंचाती है। अभी एक सिद्धांत दिया, अभी एक संदेश दिया माननीय मोदी जी ने कि अब हमारा जो न्याय होगा, जो होगा प्यार और स्नेह और न्याय जो होगा वो जनता के द्वार होगा। तो ये जो आज कश्यप समाज के जो आज के दिन में हमें एक सूचना मिली है, हमें एक संदेश मिला है कि यहाँ कुछ पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते कुछ कश्यप समुदाय का जो यहाँ माइग्रेशन जो है उनका अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है कि अस्थायी निवासी बन जाए, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं और प्रदेश के नागरिक, और उत्तराखंड जो है वो भारत का एक प्रदेश है। यहाँ जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। इनके जीवन में सुधार के लिए बात करूँगा, इन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए बात करूँगा, क्योंकि मैं मत्स्य मंत्री हूँ, तो मत्स्य मंत्रालय की तरफ भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करूँगा कि 3 चीज़ें हैं इससे। एक तो इसमें हमारे मत्स्य मंत्रालय को बढ़ावा दें, और जिस निश्चित रूप से इसमें एक रोजगार के साधन मिलेंगे, प्रोटीन युक्त खाद्यान्न मिलेंगे और गरीबों को, और तीसरा राजस्व की भी प्राप्ति होगी। ऐसे भी उसको बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगे। मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी, अमित शाह जी को कि मैं आज 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था कि कभी भगवान राम यहाँ आए थे और निषाद राज को गले लगाए थे, उसी तरीके से ये सरकार गले लगाए इस मछुआ समुदाय को जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा हो, और उनकी बात सुने तो बात इनकी सुन लिया कि ये कभी ये नदियाँ थी तब का हाईवे नहीं था। मत्स्य मंत्रालय को मैंने अलग कराया, मैंने बात सुनी, मत्स्य मंत्रालय अलग किया माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। मत्स्य मंत्रालय में नीली क्रांति आई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरे देश में एक योजनाएं लागू की गई
कि इस मत्स्य पालक के क्षेत्र में जो भी आता है उसे 60% की सब्सिडी महिला और SC/ST के लिए है, पूरे देश के लिए लागू है। सामान्य आदमी के लिए 40% है। इसके लिए लगभग 28 योजनाएं हमारे इनलैंड के तरफ हैं और योजनाएं हमारे कोस्टल समुद्री क्षेत्र के लिए। तो इस क्षेत्र में बहुत बहुआयामी है कि इसमें जुड़ के रोजगार किए जा सकते हैं। जैसे हम पोखरा खोदेंगे, उसमें सरकार 60% देगी। मछली के बीज और कुछ भी करेंगे 60% देंगे। हम 60% अनुदान देते हैं, वो नीचे से ऊपर उठने के लिए दान देते हैं। अनु मतलब नीचे, दान मतलब नीचे से ऊपर करने वाला दान। हम दोबारा मांगते नहीं हैं। उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ये सारा कुछ धीरे धीरे सुदृढ़ किया जा रहा है और उसमें हम लोग अभी लगे भी 2 साल हुआ है और निश्चित रूप से उत्तराखंड के भी मत्स्य पालक को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू है। आरक्षण को लेकर के आप तमाम सवाल करते हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर 2 तरह का मतभेद है। सामान्य जाति का व्यक्ति है वो विरोध करता है, आप लोग आरक्षण प्रदान करते हैं। 2 व्यक्ति, एक को 40% मिल रहा है, एक को 60% मिल रहा है। क्या आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए? आय के हिसाब से आरक्षण, देखिए, वह आरक्षण नहीं है, वह लाभार्थी देने का व्यवस्था है। आरक्षण अलग मामला। आरक्षण एक अवसर है, कमज़ोर व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाता है। ये महिलाओं को मतलब सशक्त करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाएं अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है। और SC/ST भी, उनके पास अभी बहुत ढेर सारे भूमिहीन हैं, ऐसे लोग भी उसके योजनाओं से लाभ ले सकते हैं। आरक्षण के बारे में आप पूरा बात सुनें। पूरे देश में आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए 10% लागू कर दिया है। अब कोई विरोध नहीं करता इसका। जो गरीब हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाता है। निश्चित रूप से आर्थिक आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने आरक्षण दिया भी 10%, कि ऐसे लोग जिनकी आर्थिक दशा खराब है उन्हें 10% का आरक्षण दिया। उसमें कोई जाति का नाम नहीं लिखा कि इस जाति को मिलेगा, आर्थिक आधार पर 10% दिया गया है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, इस देश में कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था और ऐसे उजड़े परिवारों को पहले, मैंने किताब लिखी आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग। मैं हमेशा इसका वकालत करता रहा हूँ कि जो संविधान में मिली हुई व्यवस्था है वो धरातल पर लागू हो जाए, एक बार लागू हो जाए और उसके बाद जिसे एक बार उसका लाभ मिल जाए उसे रोक दिया जाए और जिसे नहीं मिला उसको दिया जाए। लेकिन आज 70 साल से कोई विसंगति पिछली सरकारों की रही, जो आरक्षण के लाभ लेते रहे उन्हीं को बार बार मिलता रहा। और निचले पावदान में गांव में रहने वाले दलित दलदल में थे, वो अभी दलदल में है, महल वालों में। निश्चित रूप से निश्चित रूप से देखिए, मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आज मैं इसकी वकालत दिल्ली में कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहा कि बेईमान वाला आरक्षण दे दिया। मैं चाहता हूँ संविधान वाला मिले और संविधान सभी लोगों को अवसर प्रदान करता, निचले पावदान में रहने वाले ऊपर आ जाए। और वहाँ देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर देखिए, पहले उसके बारे में पूरा सुनिए। आरक्षण के मुद्दे पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मैंने प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठा किया, उसके लिए संघर्ष किया और उसके लिए आवाज़ उठाया। मैं बार बार कहता रहा कि राजनीतिक दलों के चक्कर में गुमराह मत होइए, संविधान में जो लिखा उसके रास्ते पर चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार कहते थे हम शामिल करेंगे। हम कहते थे शामिल हैं। कांग्रेस के समय में मेरी जो फाइल थी मुकुल वासनी शैलजा ने गायब करा दी, उसके खिलाफ हमने मुकदमा लिखा रखा है। तो जो सरकारें फाइल गायब कराती रही हों उसके खिलाफ हमें मुकदमा लिखाना पड़ता हो, तो आप बोलिए कि उसकी सज़ा कैसे होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज RGI ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, बना हुआ है कि कौन किस आरक्षण का हकदार है, वो रिपोर्ट लगाता है। उसने अभी 17 सितंबर को मैंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, 20 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने RGI को भेजा। RGI ने 18 जनवरी 2022 को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास 1961 में भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए जारी किया था, हर राज्यों के लिए, कौन से व्यक्ति कहाँ गिनती होगा और कहाँ गिने जाएंगे, कहाँ आरक्षण दिया जाएगा। तो 1961 में गिनती तो कुछ लोगों को हुई, तो पहले तो ये विसंगति तो दूर हो जाए कि राष्ट्रपति ने जो गिनती कराने के लिए कहा था वो पूरा हो जाए, कौन व्यक्ति कहाँ का है, उसके बाद में हम बहस करते हैं। उसी को पिछली सरकार, इसी तो कहने पिछली सरकारों के गलत नीतियों के चलते ढेर सारे वर्ग, ढेर सारे समुदाय कैसी उपेक्षा का शिकार रहे हैं।
जो उपेक्षित रहे हैं वही आज के दिन में इकट्ठे हो गए हैं और वो हमारे साथ आ गए हैं। पिछली सरकारों ने इतना उपेक्षा की है कि बहुत ऐसी जातियां जाती हैं अपने विभाग में खोजने के लिए कि मेरा कोई चपरासी हो, मेरा कोई बाबू हो, मेरा कोई वहाँ व्यक्ति हो जो हम अधिकारी के पास पहुँचाए, मेरी फरियाद सुन ली जाए। और वो जब नहीं पाता है तो उपेक्षित होकर शिकार आ जाता है कि मैंने किसका बटन दबाया, वो हीरो हो गए और हमें जीरो बना दिया। तो सभी लोगों को हीरो बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और अमित शाह जी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। प्रदेश में आप जब चुनाव हो रहे थे तो निषाद पार्टी कांग्रेस को खत्म कर दी, कुछ पदाधिकारी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अनऑफिशियल कोई आदमी कहीं खड़ा हो जाए, ऑफिशियली अगर केंद्र ये निषाद पार्टी जो है चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसले लेता है कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो दिल्ली में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हो गया और पूरे देश दुनिया के साथ खबर फैल गई कि नहीं, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक राज्य में नहीं है, पूरे प्रदेश के 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है वहाँ के लिए है। तो जब न्यूज़ फ्लैश हो गया तो मैं कोई ऑफिशियली मतलब कोई न्यूज़ जारी करूँ, कोई व्यक्ति को भड़का के कोई लेके जाओ फोटो खिंचा ले तो उसका दंड उस व्यक्ति को मिल रहा है जो फोटो खिंचाने वाला, वो अपने आप दंड का भागी है। लेकिन अब व्यक्ति गलती करता और गलती को स्वीकार कर ले कि नहीं आगे गलती नहीं करेंगे तो सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए, लोकतंत्र है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हम सहयोगी दल हैं। अगर केंद्र से हमारा संबंध है, अगर उनकी इजाज़त होगी तो जहां भी हमें लगाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम जहां लगाएंगे हम उनके लिए काम करेंगे। हम निश्चित रूप से हमारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और चंपावत में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हमारा कश्यप समुदाय रहेगा और उसे ऐतिहासिक मत से जिता कर लाएगा और पुनः उन्हें लाया जाएगा। सर, यूपी में अभी कितने और पदों की उम्मीद आप कर रहे हैं? निषाद पार्टी कितने और पदों? देखिए, हमारे पास हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशर मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, उनका समुदाय कहाँ चला गया। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, कहाँ चला गया। तो मेरा समुदाय भी कोई पॉलिटिकल गॉडफादर न होने के नाते आज जो संविधान में निहित इनके अधिकार थे उस पर कुछ डकैतों ने पूरा कब्जा कर लिया। तो मेरे समुदाय ने विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर डॉक्टर संजय को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि दी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक निचले पावदान में रहने वाला व्यक्ति को हम संविधान के उस व्यवस्था को लागू न करा दें, उसके जीवन में सुधार न करा दें, उसे विकास की मुख्यधारा में न ला दें, वो हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग सब छोड़ के पदों के लिए। निश्चित रूप से संविधान लिखा गया 1947 में, लागू हुआ 1950 में। उस समय के लिए उसमें व्यवस्था दी गई संविधान में कि समय समय पर जैसे हो, कोई व्यक्ति थोड़ी बदलता, उसके लिए कमेटी बनती है, उसके लिए सदन है, उसके लिए देश व्यवस्था है कि जो वोट है, वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, वो वकील हैं जनता के। राज्यसभा विधानसभा है तो विधानसभा से कोई राज्य अगर प्रस्ताव भेजता है तो निश्चित रूप से वहाँ केंद्र में उस पर विचार होते हैं, विचार चर्चा होती है, उस पर हो जाता है। अगर सीधे भी केंद्र में कोई नियम का बदलाव होता है तो निश्चित रूप से वहाँ भी चर्चा पर चर्चा होती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से संविधान में व्यवस्था दी गई है। संविधान जब बना था तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था। देश भर के लोगों ने वोट डाला था, पढ़े लिखे लोगों ने, कि ये जो है 350 से ऊपर लोग जाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे कि जो मानव के लिए एक संविधान जो है एक ग्रंथ साबित होगा, एक धर्म साबित होगा और उनके विकास के लिए कहते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रांग पावर रहेगा संविधान में जिससे सभी के जीवन में उजाला होगा। तो ऐसे जीवन में उजाला करने के लिए गरीबों के तरह जब समय समय पर परिवर्तन होता, भारतीय जनता पार्टी है जब भी जरूरत होता करती है। अगर संविधान में परिवर्तन हुआ, 370 खत्म हुआ, एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं। उससे पहले देखिए कितने दंगे हैं। अगर धारा 370 से दंगे हो रहे थे तो बदलने के लिए पूरा देश, आज के दिन पूरी दुनिया के लिए सपोर्ट किया, कोई देश उसका विरोध नहीं किया। बेशक कुछ राजनीतिक कार्य
राम मंदिर बनना था, ये देश की भारतीय संस्कृति है। तो आज भारतीय संस्कृति को नष्ट किया था मुगलों ने, अंग्रेजों ने। अगर भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय संस्कृति को स्थापित कर रही है, राम मंदिर बनाने के लिए सारे लोग आ रहे हैं, तो अपना मंदिर बनाने के लिए उन्हें रोका, कोर्ट आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया, तो इसके मतलब जो उसको रोकने वाले थे, गोली चलवाने वाले थे, वो गलत थे। आखिर कोर्ट ने अगर उसे एक्सेप्ट किया कि ऐसे होना चाहिए, तो न्यायालय पर लोगों को विश्वास है। लोकतंत्र का न्यायालय एक अंग है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया है। आपकी बात को देखिए किस तरीके से होता है। तो मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों की आवाज़ को आप लाते हो ऊपर और उसे केंद्र और राज्य में विधानसभा तक जाकर बहस होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय, उत्तराखंड में कार्यकारिणी का विस्तार कब तक शुरू होता है? निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण का प्रोग्राम चलता है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन चुनाव, बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ सभी लोग करे थे। अभी हम लोग व्यवस्थित हो रहे थे। अभी मंत्रालय में मैं अपने को बहुत धन्यवाद और सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, उस समुदाय की सेवा के लिए हमें मंत्रालय, उत्तर प्रदेश मंत्रालय नहीं था, पहली बार है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्रालय अलग हुआ है और पहला कैबिनेट मंत्री बनाया हूँ। अगर 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में डॉक्टर संजय को एक अवसर दिया गया है, तो निश्चित रूप से उसको साबित करूँगा। उसको साबित करने के लिए कार्यालय, कोष, कमेटी, कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में हम इस कार्यक्रम के बहाने में आया हूँ कि हम अपनी कार्यकारिणी को दुरुस्त करूँगा, मजबूत करूँगा और उनको ट्रेंड और शिक्षित प्रशिक्षित करूँगा। क्योंकि शिक्षित प्रशिक्षित 10 जो कार्यकर्ता होता है, अनुशासित होता है, अनुशासित कार्यकर्ता ही समाज में परिवर्तन लाता है, उन्हें हिस्सा दिला पाता है। एक आज का विषय है और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं किसी समुदाय और देश के लिए, कानून के लिए। तो जो हमारा मुखिया, जो बड़े भाई हैं, वो खुद चिंता करते हैं, तो हमें उसमें चिंतित होने की जरूरत है। धन्यवाद। आज देखिए, आपका स्वागत उत्तराखंड में है और पूरा समाज आपको इस देवभूमि में, पूरी यूथ टीम आपका स्वागत करती है। हमारे समाज की यहाँ पे बहुत भारी संख्या में कश्यप, निषाद, भोई, केवट यहाँ पे रहते हैं, परंतु उत्तराखंड जब से बना है तब से हमें जहाँ मूल निवासी हुआ करते थे वहाँ हमें अस्थायी निवासी बना दिया गया है। यूपी में हम मूल निवासी होते थे, पर जैसे उत्तराखंड में आए हमें अस्थायी कर दिया गया। तो ये हमारी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मांग है जो हमारी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जितना हमारे समाज में जिसकी वो कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के मामले में हमारा समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे हिस्सेदारी के नाम पे हम जीरो हैं। तो आपसे निवेदन है, पूरा समाज, कश्यप समाज पूरे उत्तराखंड का आपसे आग्रह करता है कि माननीय सीएम साहब से, माननीय मोदी जी से उत्तराखंड के बारे में विशेष रूप से आप बात करें कि यहाँ कश्यप बोर्ड का गठन हो, कश्यप निषाद बोर्ड का गठन हो, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके। हमारे समाज के जितने युवा हैं, जितने बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दिलाया जा सके। हमारे यहाँ जो एक मांग हमें